इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष पर एसआईआर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा अतीत में हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के लगाए गए आरोपों पर भी जवाब दिया। इस पर राहुल गांधी और अमित शाह के बीच तीखी तकरार भी देखने को मिली। आपको बता दें, राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करने का चैलेंज दे दिया। इसके बाद अमित शाह भी भड़क गए और कहा कि संसद इस तरह से नहीं चलेगी, मेरे बोलने का क्रम तय करूंगा। अमित शाह के भाषण को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, थोड़ा मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक संदर्भ में देखिए, आपके वायर सर्विस के माध्यम से मैं 100 दफा बोल चुका हूं कि दस्तावेजों में जो संकीर्णता थी चुनाव आयोग के पास, सबसे पहले तो हम वहीं गए थे, रेजोल्यूशन वहां नहीं हुआ, हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा और फिर हठधर्मिता समाप्त हुई। वैसे कई सारे बिंदुवार अगर आप विश्लेषण करें, इम्यूनिटी की क्या आवश्यकता है लोकतंत्र में? किसी भी पद पर, आई रिपीट माय वर्ड्स, किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। इम्यूनिटी ओपेसिटी को जन्म देती है। और मैं क्या कहूं, बहस का स्तर ये हो जाएगा हमारे लोकतंत्र में, हमारी संसद में, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वैसे शब्द जो आमतौर पर भी पसंद नहीं किए जाते हैं, उन शब्दों को बोला गया। मुझे लगता है कि अभी वंदे मातरम पर 2-4 दिन पहले बहस हुई। ये कौन से वंदे मातरम की कल्पना का देश बन रहा है? देखिए, एसआईआर पर लोकसभा में चर्चा हो रही। इस चर्चा में हमारे नेता कल की उम्मीद माननीय अखिलेश जी ने बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से एसआईआर पर चर्चा किया और वर्तमान में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस देश के करोड़ों दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और गरीब लोगों का वोट काटा जा रहा है। ये पूरी तरह से भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स, जिसको भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। निसंदेह मुख्य मुद्दों से हटकर जो वर्तमान है उससे दूर जाकर अमित शाह गिना रहे थे, वोट चोरी, कांग्रेस संगठन का जिक्र कर रहे थे। वो जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से जिनका कोई वास्ता एसआईआर से नहीं था। ये दर्शाता है कि सटीक जवाबों को देने की जगह वो खोखलेपन का प्रदर्शन कर रहे थे। कल मैं बहुत निराश हुआ अमित शाह जी से। मैं सोचता था इतने दिनों का अनुभव है, कुछ संयम और संयत रहेंगे। सवाल सीधा सा है, वर्तमान में जब कोई जवाब ना हो, वर्तमान में चोरी पकड़ी जाए, जिस तरह एक घर में 700, 800 लोग मिले, जिस तरीके से कर्नाटक का, हरियाणा का, महाराष्ट्र के सारे उदाहरण राहुल गांधी ने दिए, उसमें किसी एक का जवाब आया नहीं, बल्कि उन्होंने तय किया, इतना खिसिया गया कि मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है और किस सिलसिले में, किस को पहले बोलना है, किसको बाद में, और वास्तविक सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए। लंबा क्लैरिफिकेशन, उसके साथ साथ सभी को घसीटना, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को घसीटना, अपना इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के डिस्कशन में मैं मानती हूँ कि मुद्दे से भटकने वाला काम है। जवाब ना होने पर जब यहाँ वहाँ की बातें होती हैं वो हैं गुस्सा दिखाना, फिर एरोगेंस होना, फिर कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करना जो अनपार्लियामेंट्री हैं।
clearly shows that electoral reforms पे डिस्कशन पे उनके पास काफ़ी जवाब नहीं था। और जैसे प्रियंका गांधी ने पहले भी कहा है, प्रियंका गांधी जी ने अपनी लोकसभा स्पीच में वंदे मातरम की डिस्कशन के दौरान उन्होंने ये कहा था कि आपको जितनी नेहरू जी पे चर्चा करनी है, गांधी परिवार पे चर्चा करनी है, आप एक बार में कर लीजिए। फिर उसके बाद क्लोज द चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल और देश के मुद्दों की बात करिए। फिर से कल हमने वही देखा, नेहरू जी से लेकर सोनिया जी तक उन्होंने सिर्फ कटाक्ष करने का काम किया। उन्होंने काफ़ी ऐसे चीज़ें बताई जो फैक्टलेस हैं और फैक्ट फ्री हैं। तो आई थिंक इट इज़ अनफॉर्चुनेट। होम मिनिस्टर शुड हैव इंश्योर्ड दैट ही आंसर्स जो जनता के मन में प्रश्न है उसका जवाब देते हैं। अब वो तो देश के गृहमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए। देश का गृहमंत्री इस देश की एकता का प्रतीक होता है, एकता का प्रतीक, और देश को तोड़ने वाली बात अगर गृहमंत्री कहें तो ये उचित नहीं लगती। सर, आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से चल रहा है, आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि अब तो चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। हमारा हर आदमी हर बूथ पर है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया है। भीषण ठंड में असहायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो रैन बसेरा पहुंचे थे। सीएम ने मीडिया से बातचीत में हालात भी बताए। रैन बसेरे में सुविधाओं का जायजा लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इसके साथ ही असहाय लोगों को सड़क पर सोने से रोकने के भी निर्देश दिए। ठंड से बचाव और राहत कार्यों पर भी उन्होंने जोर दिया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर के दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि इस भीषण ठंड में कोई भी असहाय सड़क पर ना सोए। रैन बसेरे में उन्होंने सुविधाओं और कंबलों का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जरूरतमंदों को सुरक्षित आश्रय, पर्याप्त राहत सामग्री प्रदान की जाए। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार ठंड से बचाव और राहत कार्यों को पूरी गंभीरता और तत्परता से अंजाम दे रही है। और शीतलहरी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में रैन बसेरा को पूरे क्षमता के साथ संचालित करने और प्रत्येक तहसील और नगर निकाय को पर्याप्त मात्रा में ऊनी वस्त्रों के लिए, जरूरतमंदों के लिए ऊनी वस्त्र, कंबल आदि के लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही हर नगर निकाय और पंचायतों को इस बात की भी निर्देश दिए गए हैं कि भीषण शीतलहरी में जरूरतमंदों के लिए आवश्यकता पड़ने पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था और शीतलहरी से बचाव की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करें। आज मुझे गोरखपुर में 2 रैन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। अकेले गोरखपुर महानगर के अंदर नगर निगम द्वारा 14 ऐसे रैन बसेरे संचालित हो रहे हैं, जिनमें 700 से लेकर के 1000 तक जरूरतमंद आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर या प्लेटफॉर्म पर, सड़क पर, जहां तहां लेटे हुए न मिले, बल्कि उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाने के लिए हम लगातार निगरानी भी करें। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, हमें इसके महत्व को समझना होगा। और मुझे अच्छा लगा कि नगर निगम ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की है, प्रशासन भी इसके लिए संवेदनशील है। हर एक तहसील स्तर पर, नगर निकाय स्तर पर हर जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र वितरण के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे हर जरूरतमंद को भीषण शीतलहरी में हम लोग शीत से बचा सकें। और जो कहीं भी किसी भी जरूरत से अगर कहीं गया है, अगर उसको आश्रय की व्यवस्था नहीं, तो उसको आश्रय भी उपलब्ध कराया जा सके। आज गोरखपुर में इन दोनों कार्यक्रमों का मैंने निरीक्षण किया है और इस पे
जहां भी आवश्यकता होगी इसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लखनऊ में ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। नसरीन उर्फ बादाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, क्रूड ड्रग्स मणिपुर से मांगती थी नसरीन। इसके साथ ही बहराइच तक पूरा ब्राउन शुगर सिंडिकेट फैला हुआ था। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, ठाकुरगंज इलाके से कुख्यात ड्रग्स माफिया नसरीन उर्फ बादाम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पिछले 6 सालों से ब्राउन शुगर का विशाल नेटवर्क चला रही थी। जांच में खुलासा हुआ कि नसरीन मणिपुर में क्रूड ड्रग्स मंगवाती थी, जिसे स्थानीय स्तर पर प्रोसेस कर ब्राउन शुगर तैयार किया जाता था। इसके बाद ये जहरीला माल जो है वो लखनऊ से लेकर बहराइच तक कई जनपदों में सप्लाई किया जाता था। बताया जा रहा है कि नसरीन अपने नेटवर्क को इतना मजबूत बना लिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर वसूली तक हर काम के लिए अलग अलग टीमें तैयार की गई थी। एसटीएफ की टीम लंबे समय से इस गैंग की गतिविधियों पर नजर रख रही थी और आखिरकार सही समय पर कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक बरामद साक्ष्यों के आधार पर आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस अभी इस काले कारोबार के बाकी लिंक खंगालने में जुट गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां पर सेना के जवानों के खिलाफ 2017 में की गई विवादित टिप्पणी मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। ये मामला रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित था और इस मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज करवाई थी। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद आज अंतिम फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। आजम खां के बेटे के 2 पैन कार्ड मामले में भी उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला जेल में बंद किया गया है। आजम खां की टिप्पणी को लेकर विवादित राजनीतिक बहसें भी हुई थी। सेना और देशभक्ति के मुद्दे पर यह मामला व्यापक ध्यान का केंद्र रहा था। कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति और कानूनी मोड़ पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। मामले के परिणाम से दोनों पक्षों की राजनीतिक रणनीतियों पर भी असर देखने की संभावना बताई जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बिजनौर से है, जहां नेहटौर थाना के इलाके की आकू पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। धमाके के कारण फैक्ट्री में रखे भारी मात्रा में पटाखे जलकर खाक हो गए। वहीं आग लगते ही आसपास के लोगों की बड़ी भीड़ जो है वो मौके पर जमा हो गई और हादसे का नजारा देखने लगी। दमकल और पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की प्रयास जो है वो शुरू है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी और आसपास के लोग सुरक्षित रहे। आपको बता दें, ये फैक्ट्री पहले भी विस्फोट का केंद्र रही है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थी। आग पर काबू पाने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दमकल की टीम लगातार कार्रवाई में लगी हुई है। प्रशासन ने भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए पटाखा फैक्ट्री के संचालन और सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया है। तो बिजनौर का ये पूरा मामला है, जहां पटाखे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई सामान जो है वो जलकर खाक हो गए। पहले भी इस तरह की कई घटनाएं जो हैं वो हो चुकी है। हालांकि मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां जो हैं वो पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, ये गनीमत रहा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश साजिद और इमरान के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। आपको बता दें, पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और घायल बदमाशों को अस्पताल भेज दिया है। देर रात गश्त के दौरान किठौर साइफन चौकी क्षेत्र में पुलिस ने पशु चोरी में शामिल इमरान, साजिद, फुरकान और साजिद को पकड़ लिया है। पूछताछ में चोरी की एक भैंस, एक कटिया और बोलेरो मैक्स पिकअप बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से रस्सी, डंडे, चाकू, 2 तमंचे और खोखे भी बरामद किए हैं।
तो आपको बता दें, पुलिस और पशु चोरों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश को गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए हैं। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 दिसंबर 2025 को थाना किठौर में पूर्व में पंजीकृत मुकदमा संख्या 587/25 के वांछित अभियुक्त, जिनका नाम इमरान व साजिद है, इनको साइफन चौकी के पास से चेकिंग के दौरान अरेस्ट किया गया। व पूछताछ करने पर घटना में प्रयुक्त उपकरण व अवैध असलाह जब बरामद किए जा रहे थे, तभी इनके द्वारा इस अवैध असलाह से बरामदगी के दौरान फायर कर दिया गया। जब पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ इन पर फायर बैक किया, तब इनके पैर पर गोली लगी है व इनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन्हीं दोनों अभियुक्तों के साथ पूछताछ में ये भी पता चला है कि इनके 2 साथी, जिनका नाम साजिद व फुरकान है, इनको भी अरेस्ट किया गया है। व इनके पास से जो 587/25 में चोरी किए गए पशु थे, उनको भी उनको बरामद किया गया है। इसमें थाना किठौर पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर महाराजगंज से है, जहां डीएम संतोष कुमार शर्मा ने देर रात शहर और जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शहर में अलाव की व्यवस्था देखी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी हाल में कमी नहीं होनी चाहिए। डीएम ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत की। मरीजों ने इलाज और सुविधाओं को संतोषजनक बताया, जिस पर डीएम ने खुशी जताई। अस्पताल परिसर में रैन बसेरों का भी डीएम ने जायजा लिया और लोगों से इसका फीडबैक लिया। तो महाराजगंज के डीएम का औचक निरीक्षण देखने को मिला। ठंड और राहत कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। अलाव और रैन बसेरों की भी व्यवस्था का जायजा लिया। तो इसमें प्रशासन की प्रतिबद्धता रहती है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार समस्त शहरों में और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे के लोगों की आवाजाही अधिक होती है, उन जगहों पे अलाव की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों पे, तो अलाव हमने कई स्थानों पे चेक किया है और कुछ अन्य स्थानों पे बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं, जहाँ पर कि अभी अन्य आवश्यकता है। और ऐसे स्थल जहाँ पे पूरी रात में लोगों की आवाजाही रहती है, पूरे रात में जलेगा अलाव। और जब दिन में भी कभी कोहरे का मौसम हो, ऐसे टाइम में दिन में भी वहाँ पे अलाव जलाने की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे रैन बसेरा, जहाँ पर कि ऐसे लोग आते हैं जो कि या तो निराश्रित होते हैं या जो लोग ट्रांजिट पे किसी न किसी काम से शहर में आते हैं और उनको रुकने के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो उनके लिए एक सुरक्षित रैन बसेरा बनाए जाने के निर्देश हैं। तो उसके क्रम में अभी हमने रैन बसेरे को देखा है, जो नगर पालिका परिषद के द्वारा संचालित रैन बसेरा है, और जो जिला अस्पताल के कैंपस में जो जिला अस्पताल के द्वारा संचालित रैन बसेरा है, इन सभी का आज आकस्मिक निरीक्षण किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झांसी के मऊ रानीपुर तहसील से है, जहां ग्राम भानीपुरा में बीएलओ नाथूराम ने कार्य के दबाव में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, नाथूराम भानुपुरा में रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत थे। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालात में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। बीएलओ ने बताया कि एसआईआर और विभागीय कार्य के दबाव के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। नाथूराम ने बताया कि केवाईसी के लिए चेहरे की फोटो लगानी थी, लेकिन गांव में नेटवर्क नहीं आने से वो लगातार परेशान थे। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा लगातार एसआईआर और केवाईसी फीडिंग के लिए दबाव बनाए जाने के कारण मानसिक तनाव बढ़ गया था। घटना ने इलाके में कर्मचारियों पर कार्य दबाव और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को उजागर कर दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां 9 वर्ष पर श्री ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश पर मंदिर परिसर में रेलिंग लगाकर दर्शन को कतारबद्ध किया जा रहा है। इससे श्रद्धालु बिना धक्का मुक्की के सीधे दर्शन कर पाएंगे। बुधवार को एसआईआर और आईआईटी रुड़की की टीम ने मंदिर परिसर का गहन सर्वेक्षण किया। टीम ने मंदिर के अंदर और बाहर चबूतरे का निरीक्षण कर योजनाबद्ध तरीके से दर्शन व्यवस्था तैयार की।
हाई पावर्ड कमेटी ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य विशेष पर्वों को सामान्य दिनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करना है। रेलिंग के माध्यम से कट टू कट दर्शन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को आराम और सुरक्षा दोनों मिलेगा। इस पहल से मंदिर में दर्शन का अनुभव भी व्यवस्थित और सुगम बनेगा। नव वर्ष की तैयारी है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि कितनी भीड़ होती है। उस भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। जैसा कि घोषित किया गया था कि रेलिंग्स लगाई जाएंगी और आगे के तो सारा सर्वे हुआ पड़ा है पीछे, क्योंकि वो पीछे से आ रही है, 2 नंबर और 3 नंबर से आ रही है, तो उनके ऊपर पूरी विवेचना हो रही है। और जो रेलिंग निर्माता है और इनको दोनों को कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि जिससे कि भाई यहाँ पानी तो चलेगा ही चलेगा, साफ सफाई होगी, तो पानी से जैसे पहले परेशानी हो गई थी वो परेशानी नहीं हो। हम तो एक ही बात जानते हैं कि देर आए और दुरुस्त आए। बेशक देरी हो रही है पर काम बिल्कुल मजबूती से होगा, क्योंकि इस समय पूरी एएसआई की टीम मौजूद है और आईआईटी जिनको हमने हायर किया है वो मौजूद है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अंबेडकर नगर में एक विशेष सामाजिक पहल के तहत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला मुख्यालय के हवाई पट्टी मैदान में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 645 गरीब परिवार की बेटियों के विवाह उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न किया गया। इस अवसर पर दूल्हा दुल्हन को सरकारी सहायता राशि उपहार भी प्रदान किए गए, जिससे उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मदद मिली और उन्हें सम्मान महसूस हुआ। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने विवाह समारोह की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित किया कि कार्यक्रम सुचारू रूप और समयबद्ध तरीके से संपन्न हो। उन्होंने सभी आवश्यक इंतजामों जैसे भोजन, सुरक्षा और बैठने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित कराया। इस कार्यक्रम से न केवल गरीब परिवारों की बेटियों के लिए खुशी और सम्मान का अवसर मिला, बल्कि सामाजिक एकता और सरकारी योजनाओं के महत्व को भी सामने लाया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम ने अंबेडकर नगर में सामाजिक समरसता और विकास की मिसाल पेश की है। हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं और सरकार ने हमारी बेटी का शादी करा दिया। हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहाँ से आए? रुस्तमपुर से। अम्बेडकर नगर में 645 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत यहाँ पे आज कार्यक्रम कराया गया है 10 दिसंबर को, और इसमें प्रशासन और पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं और उसको हम लोग सुचारू रूप से करा रहे हैं। जो मेन कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया है। आगे जो वितरण है सामान का, जो भी इनको दिया जाना है जोड़ों को, वो भी अभी कराया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लखनऊ वाराणसी हाईवे पर कोतवाली क्षेत्र के बेदूपुरा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, एक अनियंत्रित टैंकर ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी और उसे करीब 50 मीटर घसीटते हुए एक टेम्पो में भी टक्कर मारी। इसके बाद टैंकर ने लगभग 1 किलोमीटर आगे बेदूपारा शिव मंदिर के पास स्कॉर्पियो डिजायर और 2 बाइकों को टक्कर मारी सड़क किनारे। उसके बाद वो पलट गया। हादसे में लगभग 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। गंभीर हालत वाले 3 से 4 लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने मौके पर भीड़ को शांत कराते हुए राहत और बचाव कार्य संपन्न करवाए। टैंकर गाड़ी में फंसा पाया गया और उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते एक नजर सुर्खियों पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।